गुड मॉर्निंग ऑल। चलिए, हमने पिछले लेक्चर पे आंगन में गौरैया, आंगन का पंछी, ये चैप्टर पढ़ा था विद्यानिवास मिश्र जी का। ये अधूरा था, आज इसको हम थोड़ा और पढ़ेंगे, थोड़ा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये बड़ा लेसन है, बड़ा निबंध है, तो इसको थोड़ा टाइम लग सकता है। हमने उस दिन भी इसमें पढ़ा था गौरैया कितनी अच्छी चिड़िया है और इसका आंगन में रहना शुभ माना जाता है। लेकिन चीन में इस गौरैया को खेती का शत्रु मानकर उसके खिलाफ सामूहिक अभियान शुरू किया था कि भाई इसको मार दिया जाए, या मतलब ये खेती को नुकसान पहुंचाती है तो इसको नहीं रखना चाहिए। और चीनियों का मारने का तरीका भी कितना अमानवीय था कि वे जहाँ भी वो बैठती थी वैसे ही वो पिस्तौल चला देते थे और गौरैया उड़ जाती थी। फिर उड़ते उड़ते बेदम होकर नीचे गिर जाती थी, मतलब उन्हें बैठने ही नहीं दिया जाता था और बुरी तरह से उन्हें उड़ा उड़ा कर मार दिया जाता था। तो ऐसे मासूम और इतने छोटे से पंछी को इस तरीके से मारने की क्या ज़रूरत थी। मतलब चीनियों की इस बुद्धि पे तरस आता है कि ऐसे पंछी को भी इस तरीके से मारने की क्या ज़रूरत थी। अब इसमें लेखक बोल रहे हैं कि उन्होंने तो बुद्धिवादी कविताएं पढ़ी है जिनमें ताजमहल के निर्माण पर शोक प्रकट किया गया है। मतलब यहाँ उनका बोलने का मतलब यह है कि जैसे आप छोटे छोटे पंछियों को मार रहे हो, मतलब जो बातें बड़ी बड़ी हैं उन्हें छोड़कर, जो बड़ी बातों से जो नुकसान हो रहा है उनको छोड़कर इन छोटी चीज़ों को और ऐसे लोगों को ख़त्म कर रहे हो जिनसे किसी का कोई नुकसान ही नहीं है। जबकि आप कविताओं में, साहित्य में तो इस तरीके की बातें करते हो कि ये अन्याय कम होना चाहिए, अत्याचार ख़त्म होना चाहिए और सबको समानता मिलनी चाहिए, गरीबों का भला होना चाहिए, अच्छे अच्छे काम होने चाहिए। और फिर जब सब व्यवहार की बात आती है तो आप इस तरीके के काम करते हो। तो इसलिए लेखक ने यहाँ पर ये वाली बात की है कि मैंने तो बुद्धिवादी कविताएं पढ़ी हैं जिनमें ताजमहल के निर्माण पर शोक प्रकट किया है, जबकि मनुष्य का शव कफन के लिए तरस रहा है। मतलब एक तरफ तो आप बड़ी बड़ी ऐसी इमारतें बना रहे हो, इतना खर्चा उसमें कर रहे हो, और दूसरी तरफ में आपको पता ही नहीं है कि कितने गरीब लोग भूखे मर रहे हैं, जिनकी लाश को चढ़ाने तक के लिए कफन के पैसे नहीं है, और आप ऐसी बड़ी बड़ी इमारतें बनाकर उनको उसमें पैसा वेस्ट कर रहे हो। हाँ, चींटियों के लिए आटा छींटने और मछलियों के लिए आटे की गोली फेंकने पर व्यंग कसा है कि हम इन लोगों को तो इतना खिला रहे हैं लेकिन जो इंसान है वो भूखे मर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था जैसे कि आप मंदिर में तो इतना चढ़ावा चढ़ा रहे हो लेकिन बाहर गरीब बच्चे भूखे बैठे हुए हैं, एक एक पैसे को तरस रहे हैं, एक एक चीज़ को तरस रहे हैं। आप उनको नहीं देखो लेकिन मंदिर में 56 भोग चढ़ाओगे। तो ये बुद्धिजीवी कविताओं में होगी। ये यहाँ गुलाब की क्यारियों पर तरस खाया गया क्योंकि गेहूँ की देश में कमी है। तो अगर आप गुलाब उगा रहे हो तो पहले गेहूँ तो उगा लो। जिसकी गुलाब उगाने से क्या होगा, गुलाब किसकी भूख को मिटाएगा, लेकिन गेहूँ पैदा करोगे तो किसी की भूख को तो मिटाएगा। तो इस तरीके की कविताएं बुद्धिजीवियों ने लिखी है। गुलाब को उपासना का, कला और उपासना का वो समझा गया है, जबकि मनुष्य अभाव से ग्रस्त है। तो जब मनुष्य अभाव से ग्रस्त है तो इस तरीके की आप ऐशो आराम के साधन कैसे क्रिएट कर सकते हो। इसलिए पहले गेहूँ जरूरी है तो आप गेहूँ पैदा करो, गुलाब की उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। और इस अभियान की अब लेखक का ये बोलना है कि उन्होंने उस चीन में जो अभियान किया गौरैया को मारने के लिए, उस अभियान को इस चीज़ से जोड़ा है कि जब आप इस तरीके की बुद्धिजीवी कविताएं लिखते हो तो उस अभियान का मतलब क्या है। तब उन्हें लगा कि ये तो अभाव की पूर्ति की योजना नहीं है, ये तो पूंजीवाद को समाप्त करने का भी आयोजन नहीं है, और मनुष्य की सत्ता को सृष्टि में सर्वोपरि मानने का भी कोई नया तरीका भी नहीं हो सकता। आप जब शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाते हो या पूंजीवाद के खिलाफ आवाज़ उठाते हो या धनवानों के खिलाफ आवाज़ उठाते हो तब आप इस तरीके की रचनाएं करते हो। लेकिन जब ये चीन में गौरैया को मारने का ये किया गया तो इसमें तो ऐसा कोई आयोजन नहीं था कि गौरैया को मार के आप क्या जताना चाहते हो, कि गौरैया को मार के आप किसी पूंजीवाद को नष्ट करना चाह रहे हो या समाजवाद शोषण को नष्ट करना चाह रहे हो या साम्राज्यवाद को नष्ट करना चाह रहे हो। ऐसी तो कोई बात नहीं थी उसमें। तो इसलिए उन्होंने ये इस बात को ये किया है कि बुद्धिजीवियों को भी इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। अब गौरैया दाना चुगती है, पर शायद जिस मात्रा में दाना चुगती है उससे कहीं अधिक लाभ वो खेत का इस प्रकार करती है कि अनाज में लगने वाले कीड़ों को वो साफ करती रहती है।
जो दाना भी लेती है अगर, तो छोटी चिड़ै गुरैया का पेट ही कितना सा होता है, इन्नू सा पेट होता है। इन्नू से पेट में वो कितना खाना खाएगी, और उसमें भी गेहूं के दाने की बजाय वो उन कीड़ों को ज़्यादा खाती है जो खेत को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इससे इसलिए तो वो तो लाभदायक हो गई खेत के लिए कि वो खेतों की रक्षा कर रही है। मनुष्य को इस प्रकार लाभ की आशा से नहीं, मात्र अपनी प्रतिहिंसा की भावना से निरीह और अपने ही साथ बच्चों की तरह निर्भय विचारने वाले को इस प्रकार थका थका के सता सता के मारना कहीं न्याय है? ऐसा लेखक का प्रश्न है कि जो अपने साथ में रहती है, निर्मलता से रहती है, निश्चिंता से रहती है, अपने ऊपर विश्वास करके रहती है, उसको इस तरीके से मारना कोई उचित बात है क्या? कोई न्याय संगत है क्या? ये न्याय है क्या? ये कौन सा पंचशील का उदाहरण है? पंचशील के सिद्धांत हम मानते हैं ना, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय। तो ये कौन सा सिद्धांत है पंचशील का जिसमें आप किसी निरीह प्राणी को, छोटे से प्राणी को जिसमें कुछ भी नहीं है, जो आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाती है, उसको इस प्रकार से मारना क्या उचित है? और जितना अनाज गौरैयों ने खाया ना होगा उससे कहीं अधिक दाम की गोलियां तो उन्हें सताने में बर्बाद हो गई होगी। अनाज तो वो कितना खाएंगी, छोटू सा पेट, लेकिन जितनी गोलियां आपने चढ़ाई होगी उससे ज़्यादा खर्चा तो उसमें आ गया होगा। तो फिर जब इस तरीके से खर्चा करना था तो गौरैयों को मारने की क्या ज़रूरत थी? अब मनुष्य को अपने ही समान बुद्धिबल वाले दूसरे देशवासी मनुष्य के साथ प्रतिहिंसा करने का सहज अधिकार थोड़ी देर के लिए ही हो, वो अपने निर्माण से अधिक अपने तुल्य बल भाई के विध्वंस पर खर्च करने के लिए पागल हो जाए तो अनुचित नहीं। अगर मनुष्य को अगर मारना ही है तो वो उसको मार लेना जो सामने वाले, जैसे देखा होगा ना आप लोगों ने भी कभी से कि उससे क्या लड़ रहा है, हिम्मत है तो मुझसे आके लड़। मतलब जहाँ बल बराबरी में